मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछली चर्चाओं में हमने तुलनात्मक राजनीति के बारे में एक समग्र अवलोकन किया कि तुलनात्मक राजनीति क्या है और इसका विकास कब हुआ। आज देखते हैं तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के बारे में। इसकी प्रकृति के बारे में कुछ बिंदु हैं कि वह एक समय था जब हम राजनीति विज्ञान में पढ़ते थे कि राजनीति विज्ञान कला है या विज्ञान है। तो राजनीति के विज्ञान होने के बारे में भी तर्क दिए जाते थे, उसके विरुद्ध भी तर्क दिए जाते थे और यह अंतिम रूप में माना जाता था कि राजनीति विज्ञान एक कला भी है और विज्ञान भी है। मतलब सामाजिक विज्ञान जिस सीमा तक विज्ञान की श्रेणी में आ सकता है, उस सीमा तक राजनीति विज्ञान भी विज्ञान है। और राजनीति तो एक कला है ही, क्योंकि राजनीति के द्वारा यदि कोई शासक देश का शासन संचालित कर सकता है तो वह देश को डुबा भी सकता है। तो कला के ये दो पक्ष होते हैं, एक उजाला पक्ष होता है, दूसरा कृष्ण पक्ष होता है। तो राजनीति एक कला है, यह हमारी एक धारणा थी और अभी भी है। लेकिन तुलनात्मक राजनीति यह मानकर चलता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है, अब यह कला नहीं रहा, क्योंकि जिन वैज्ञानिक नियमों का, सिद्धांतों का उपयोग तुलनात्मक राजनीति आज कर रहा है, उसके द्वारा एक वैज्ञानिक की भांति विभिन्न विषयों का विश्लेषण किया जाता है और उसके बारे में अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। तो तुलनात्मक राजनीति भी आधुनिक राजनीति विज्ञान की भांति एक विज्ञान है, अब यह एक कला नहीं है। तो देखें इसकी प्रकृति में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं। सबसे पहला बिंदु है कि यह एक विज्ञान है, इसका वैज्ञानिक विधि द्वारा अध्ययन होता है, यह एक कला नहीं है और इसका विकास नवीन वर्षों में ही हुआ है। विज्ञान क्या है? हम साधारण बोलचाल की भाषा में यह मानते हैं कि बीएससी में या साइंस स्ट्रीम में विद्यार्थी जो विषय पढ़ते हैं वह विज्ञान है, कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, ये तमाम चीजें विज्ञान हैं। और अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, ये सब आर्ट्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। विज्ञान किसी एक विषय विशेष का नाम नहीं है। विज्ञान अध्ययन करने की एक पद्धति है और जिस भी विषय का अध्ययन आप वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, मतलब निष्पक्ष होकर करते हैं, विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, एक के बाद एक, मतलब क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, तो वह विषय भी विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। यदि हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स वगैरह को भी एक विवरणात्मक ढंग से समझेंगे तो वह समझ नहीं पाएंगे। मूल चीज है उसके अध्ययन की पद्धति क्या है। अध्ययन की पद्धति यदि वैज्ञानिक है तो हम उस विषय को विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति भी चूंकि वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करता है और वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के द्वारा विभिन्न प्रकार की राजनीतिक तथ्यों का अध्ययन करता है, इसलिए तुलनात्मक राजनीति भी एक विज्ञान है, कला नहीं है। और इसका विकास विशेष करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में हुआ है। दूसरा बिंदु है इसका क्षेत्र व्यापक है। जहां भी राजनीति है उसका क्षेत्र सीमित नहीं हो सकता। इसका क्षेत्र इतना व्यापक होता है कि वह अध्येता के कंट्रोल के बाहर चला जाता है। इसलिए आपने गौर किया होगा कि प्रतियोगी परीक्षा में बहुत कम विद्यार्थी राजनीति विज्ञान लेते हैं, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। एक छोटे से छोटी जगह से लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर तक इसका क्षेत्र व्यापक है। जन्म के पूर्व से लेकर के मृत्यु के बाद भी इसका क्षेत्र व्यापक है। इसी प्रकार से तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र भी बहुत व्यापक है और इसमें राजनीति के सभी पहलुओं का, शासनांगों का, न केवल शासनांगों अपितु गैर
राजनीतिक संस्थाओं का भी और राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जहां शासन अंग हो गए, शासन के विभिन्न अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तो संवैधानिक अंग हो गई। गैर संस्थाएं भी, गैर राजनीतिक संगठन भी यदि वे राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं तो उसका भी इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है और राजनीतिक प्रक्रिया का भी अध्ययन इसमें सम्मिलित है। ये सब राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक क्रियाकलाप, ये तमाम चीजों के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा पिछले वीडियो में हो चुकी है, इसलिए अब आगे फिर करेंगे, लेकिन इसमें तमाम चीजों का अध्ययन इसमें सम्मिलित किया जाता है। तीसरा बिंदु है कि इसमें न केवल पश्चिमी देशों की व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है अपितु गैर पश्चिमी राष्ट्रों का भी अध्ययन किया जाता है। आपको याद होगा कि एक बार भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा दी, गणेश जी और कार्तिकेय भगवान की। दोनों बच्चों की परीक्षा ली कि जो भी तुम दोनों में से सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का 7 चक्कर लगा के आ जाएगा, हम उसको लड्डू देंगे। कार्तिकेय तो अपना मयूर वाहन में निकले बड़ी तेजी से। गणेश जी का वाहन मूषक कितनी स्पीड से चल सकते थे, तो नारद मुनि ने, देवर्षि नारद ने उनको मंत्र बताया। वह मंत्र यह था कि प्रत्येक बच्चे के लिए माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है, तो इसलिए अपने माता पिता के साथ चक्कर लगा लो, लड्डू तुमको मिल जाएगा। तो गणेश जी ने ऐसा ही किया। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उनको उन्होंने लड्डू दिया। मतलब इसी प्रकार से पहले द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक स्थिति यह थी कि केवल पश्चिमी देशों का अध्ययन कर लिया जाता था और यह मान लिया जाता था कि हमने पूरी दुनिया की समस्त राजनीतिक व्यवस्थाओं का, संविधानों का, शासनांगों का अध्ययन कर लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। इसमें अब न केवल पश्चिमी देशों का, मतलब यूरोपियन राष्ट्रों का अध्ययन किया जाता है, अपितु इसके अंतर्गत पूरी दुनिया के सभी क्षेत्रों का अध्ययन इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो पश्चिमी और गैर पश्चिमी, इसी प्रकार से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक, दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं वाले देश हैं, न केवल उनका अध्ययन किया जाता है अपितु ऐसी व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है जो लोकतांत्रिक नहीं है। पहले केवल लोकतांत्रिक देशों के अध्ययन पर ही पूरा जोर दिया जाता था और हर चीज को लोकतंत्र की कसौटी पर कसा जाता था और उसके गुण दोषों के प्रति चर्चा की जाती थी। लेकिन अब न केवल लोकतांत्रिक देशों का अध्ययन किया जाता है अपितु अलोकतांत्रिक देशों का भी, अलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का भी अध्ययन इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और संस्था और संरचना का अध्ययन किया जाता है। संस्था उसका सैद्धांतिक पक्ष है, संरचना उसका व्यावहारिक पक्ष है। मतलब कि संविधान का अध्ययन करना संस्थात्मक अध्ययन हुआ और उसका व्यवहार का अध्ययन करना, मतलब कि वो संस्थाएं किस प्रकार से काम करती हैं, किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों को परफॉर्म करती हैं, इन सभी चीजों का अध्ययन इसके अंतर्गत सम्मिलित है। इसी प्रकार से विभिन्न राजनीतिक और गैर राजनीतिक संरचना और उसके प्रभाव का अध्ययन, पूरे राज्य भर में जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो राजनीतिक संस्था हैं चाहे गैर राजनीतिक संस्थाएं हैं, यदि वे राजनीतिक व्यवस्था को, राजनीतिक वातावरण को, पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, तब उनका अध्ययन भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि हर देश का एक पर्यावरण होता है और वह पर्यावरण पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। तो जब तक आप पर्यावरण का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको वास्तविक जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। देखिए, हम भारत में यह पाते हैं कि भारत में गरीबी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और जब गरीबी होगी, स्वाभाविक है हमारे राजनीतिक नेता यदि उनको पैसे से पैसा देते हैं वोट पाने के लिए, तो ऐसे में भारत की जनता, भोली भाली जनता 500 रुपए में, 200 रुपए में बिक जाती है और अपना वोट उस राजनीतिक दल को, उस प्रत्याशी को दे देती है। ये भारत का आर्थिक पर्यावरण है और यह आर्थिक पर्यावरण प्रत्येक प्रकार से देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। यदि आज एक नेता, एक उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए 5 करोड़ रुपए खर्चा करता है, ये तो मैं मिनिमम राशि बता रहा हूं,
यदि 5 करोड़ रुपया खर्चा करता है तो जीत जाने के बाद वह उसका 10 गुना 50 करोड़ रुपए वसूल करता है। जिन पर खर्चा किया उन्हीं से वसूल करता है। निश्चित रूप से यह एक प्रकार से आज की तारीख में एक इन्वेस्टमेंट बन गया है, निवेश करना हो गया है कि आप जितना भी पैसा लगाएंगे आपको ब्याज सहित वो राशि मिल जाएगी या आप वसूल कर लेंगे। तो यह जो वातावरण है, हमारे देश का जो वातावरण है, पर्यावरण है, यह राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है और इन सभी चीजों का अध्ययन राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। और राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा मानव स्वभाव, मानव व्यवहार और परिस्थितियों का वातावरण का अध्ययन करना, केवल राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन से हमारा पेट नहीं भरेगा। तुलनात्मक राजनीति में न केवल राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, अपितु उनके व्यावहारिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। व्यावहारिक पक्ष का मतलब है कि राजनीतिक संस्थाएं किस प्रकार से काम करती हैं, किस प्रकार से अपनी शक्तियों का, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं, किस प्रकार से वो विभिन्न कानूनों के क्रियान्वयन का काम करती हैं, किस प्रकार से वो कानून का पालन कराती हैं, एक अधिकारी किस किस प्रकार से अपने दायित्वों का निर्वाह करता है, उसका व्यावहारिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। पहले केवल संस्थात्मक अध्ययन होते थे, आज संरचनात्मक अध्ययन होते हैं, उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। और राजनीतिक परिस्थितियों का, वातावरण का अध्ययन करना, जब तक आप पर्यावरण का अध्ययन नहीं करेंगे, पर्यावरण मतलब ये प्रदूषण वाला पर्यावरण नहीं, देश का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक ये पर्यावरण, ये सभी पर्यावरण, ये सभी चीजें राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। तो ये सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद राजनीतिक क्रियाकलाप, राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक सत्ता, इन चीजों का अध्ययन किया जाता है। ये मूल रूप में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के केंद्र हैं और इन्हीं संदर्भों में सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। और राजनीतिक व्यवस्था के मूल्यों की तुलना, दुनिया भर में जितने भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए मान लीजिए सरकार, तो दुनिया भर के विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं जो हैं, इनके मूल्यों की तुलना की जाती है कि किस उद्देश्य से इनकी स्थापना की गई है, इनके दायित्व क्या हैं, ये अपने कार्यों का निर्वहन किस प्रकार से करते हैं, और उसका फिर व्यावहारिक रूप, इन सब की फिर तुलना की जाती है। और अंतिम बिंदु है तुलनात्मक अध्ययन ऊर्ध्वात्मक, यांत्रिक और सामान्य। ऊर्ध्वात्मक मतलब जैसे ऊपर में केंद्र में राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की तुलना एक सामान्य चौकीदार से, ये यांत्रिक अध्ययन हुआ। समानांतर अध्ययन जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तुलना, राज्यों के राज्यपाल की तुलना करना, या इसमें यह भी हो सकता है कि वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री है उनके कार्यों की तुलना पिछले प्रधानमंत्रियों से करिए। मान लीजिए जैसे पंडित नेहरू के समय चीन युद्ध हुआ था, श्रीमती गांधी के समय पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तो इन दोनों युद्धों की तुलना करते हुए आप ये देखिए कि प्रधानमंत्रियों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किस प्रकार से किया। मनमोहन सिंह के समय में मुंबई अटैक हुआ था, बम ब्लास्ट हुए थे, संसद में हमला, ये बॉम्बे बम ब्लास्ट हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री की नीति क्या थी और प्रधानमंत्री ने उस चीज को नियंत्रित करने के लिए कौन से कदम उठाए, उसकी तुलना आज आप नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से कर सकते हैं कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी किस प्रकार से ऐसे घटनाओं पर कार्य करते हैं, कौन सी नीतियों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से भी तुलना की जा सकती है। और सामान्य तुलना इससे तात्पर्य है कि ऐसी तुलना करना जिसका एक सार्थक हल हमारे सामने आए। तो यह है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। इस संदर्भ में आमंड का कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको जरा ध्यान से सुनिए। आमंड कहते हैं कि हम राज्य की संकल्पना की अपेक्षा राजनीतिक पद्धति को अधिक वरीयता देते हैं। राज्य एक विधिक संस्था अपना हर काम कानून के द्वारा करता है, अपना हर काम संस्था के माध्यम से करता है। तो आमंड कहते हैं हम राज्य की अपेक्षा राजनीतिक व्यवस्था की संकल्पना को अधिक वरीयता देते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की संकल्पना, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत वो सब चीजें आ जाती हैं जो
एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, मतलब प्रभावक और प्रभावित दोनों को ही मिला करके राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण होता है और इस राजनीतिक व्यवस्था का ही समग्र अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और क्योंकि राज्य का अर्थ विधिक प्रक्रिया और संस्था तक सीमित है, इसका कारण भी आमंड बताते हैं। राज्य का मतलब क्या है? विधिक संस्थाएं, मतलब संविधान जिन अंगों को स्थापित करने की स्वीकृति देता है, कानूनी संस्था। देखिए एक बात ध्यान रखें, राज्य हमेशा अपना हर काम कानून के द्वारा करता है। कोई काम करना हुआ तो कानून, नहीं करना हुआ तो कानून, सही करना हुआ तो कानून, गलत काम को रद्द करना हुआ तो भी कानून। अपना हर काम यह कानून के माध्यम से करता है। बिना कानून के राज्य का काम चल ही नहीं सकता। तो यह विधिक संस्था है। और दूसरी चीज, जो संविधान व्यवस्था करता है उन अंगों को तो आमंड कहते हैं, क्योंकि राज्य एक विधिक संस्था है और विधिक प्रक्रिया और संस्था तक सीमित है। यह राज्य का सैद्धांतिक पक्ष हुआ, मूल्यात्मक पक्ष हुआ। इसलिए आमंड कहते हैं कि हम राज्य की संकल्पना की अपेक्षा राजनीतिक पद्धति या राजनीतिक व्यवस्था को अधिक वरीयता देते हैं। फिर आगे कहते हैं, हम शक्ति की अपेक्षा कार्यों को महत्व देते हैं। शक्ति नहीं, कार्य। हमारे देश के प्रधानमंत्रियों की तुलना करिए कि मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री थे, आज नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री हैं, इसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थी। तीनों प्रधानमंत्रियों के कार्यों की, उनकी नीतियों की, उनके शक्तियों की, उनके द्वारा जो कार्य किए गए, जो नीतियां बनाई गई, उनकी आप तुलना करिए, फर्क स्पष्ट दिख जाएगा। और इस प्रकार से कार्यों को शक्ति की अपेक्षा कार्यों को महत्व देते हैं, उनका परफॉर्मेंस को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि अर्थ की दृष्टि से शक्ति भी विधिक प्रत्यय है, विधिक कानूनी, क्योंकि शक्ति का उल्लेख संविधान में किया जाता है। तो जहां संविधान हुआ, कानून हुआ, विधिक प्रत्यय हुआ। लेकिन इन्हीं सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए एक व्यक्ति जो किसी एक मुख्य पद को संभाल रहा है, वह किस प्रकार से काम करता है। 1983 में भारत में गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ था। उस समय श्रीमती गांधी की भूमिका गुटनिरपेक्ष देशों के संदर्भ में क्या थी? और अभी सितंबर महीने में हमारे देश में G20 का सम्मेलन हुआ। उस समय नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार से भूमिका का निर्वाह किया था? दोनों की तुलना करिए। तो इस प्रकार से संस्थाओं की अपेक्षा, उनके शक्ति की अपेक्षा उनके कार्यों को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि अर्थ की दृष्टि से शक्ति भी विधिक प्रत्यय है। हम संस्था की अपेक्षा संरचना को महत्व देते हैं। संस्था नहीं, संरचना का मतलब उसका व्यावहारिक पक्ष है। जैसे हम संसद को संस्था कहते हैं कि संसद के 2 सदन है, इतने सदस्य हैं, इतने कार्यकाल है, इतने अधिवेशन होते हैं, इतने सदस्य उपस्थित होते हैं, यह संस्था की बात हुई। ये इस प्रकार की शक्तियां हैं। लेकिन हम संरचना तब कहेंगे जब संसद अपने निर्धारित दायित्वों को पूरा करती है, तब हम उसको संरचना कहेंगे। तो आमंड कहते हैं कि हम संस्था की अपेक्षा संरचना को महत्व देते हैं और पद की अपेक्षा भूमिका को महत्व देते हैं। पद ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति की भूमिका का हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह हो सकता है जैसे मुगल काल में हम देखते हैं कि अकबर को महान कहते हैं। तो यदि अकबर महान था उस एक पद पर रहते हुए, तो औरंगजेब या उसके बाद जो मुगल शासक हुए वे असफल क्यों हुए? पद तो एक ही है, तो असफल एक व्यक्ति महान हो गया, दूसरा व्यक्ति असफल हो गया, पूरा मुगल साम्राज्य तहस नहस हो गया। ये तुलना उनकी भूमिका क्या रही? और क्योंकि संस्था की संकल्पना अधिक मूल्यात्मक है। संकल्प जहां संस्था होगी वहां पर मूल्य होंगे। मूल्य मतलब नियम, व्यवस्था कि ये इसकी सीमा है, इसके आगे नहीं बढ़ सकता, इसके अंदर काम करेगा। एक मूल्य, एक निश्चित पैमाना है। और लोकमत और नागरिक प्रशिक्षण के स्थान पर हम लोकमत और नागरिक प्रशिक्षण को ज्यादा महत्व नहीं देते, अपितु राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं।
राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक संस्कृति का एक सामान्य रूप बताऊं कि हम राजनीति में भाग क्यों ले रहे हैं। हमारे देश में एक व्यक्ति राजनीति में भाग क्यों ले रहा है, क्यों लेता है। आप हमारे देश के जो नेता हैं या जो छोटे मोटे कार्यकर्ता विभिन्न दलों के, आप उनसे पूछिए कि वह राजनीति में भाग क्यों लेता है, कि वह राजनीति में सम्मिलित क्यों हुआ है, किसी दल का अनुकरण क्यों करता है। स्पष्ट हो जाएगा एक व्यक्ति राजनीति में क्यों भाग लेता है। नाम के लिए, पद के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, गलत काम करके बचने के लिए। यह हमारी संस्कृति पर निर्भर करता है। और समाजीकरण कि देश की संपूर्ण व्यवस्था के संदर्भ में उसका एटीट्यूड क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है। तो हम राजनीतिक संस्कृति और समाजीकरण के संदर्भ में हम लोकमत और नागरिकता के से ज्यादा महत्व देते हैं। और क्योंकि अर्थ की दृष्टि से लोकमत और नागरिकता प्रशिक्षण भी औपचारिक और बौद्धिक हैं। हम सामान्य रूप में कहते हैं कि लोकतंत्र में जनमत जागरूक होता है, इसलिए जनता की जागरूकता को और बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन देख लीजिए, अभी थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए विधानसभा के। ग्रामीण क्षेत्रों में 75 से 80% तक वोटिंग हुआ। शहरी क्षेत्रों में यह 50 से 55 और 56-57% तक वोटिंग हुआ। आप कहां के लोगों को जागरूक ज्यादा मानेंगे? ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा जागरूकता है या शहरी क्षेत्र में ज्यादा जागरूकता है? और यही हमारी राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण को तय करती है कि शहरों में रहने वाले लोग अपने दायित्वों के प्रति ज्यादा सचेत नहीं हैं। उनको नहीं मालूम, वही नहीं सोचते कि उनका एक वोट भी देश की तकदीर को बदल सकता है। जे.एस. मिल कहता है कि लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि प्रत्येक मतदाता अपने एक वोट की कीमत न समझ पाता हो। क्योंकि जब तक लोकतंत्र का एक मतदाता यह न सोचे, प्रत्येक मतदाता जब तक यह न सोचे कि मेरा एक वोट से संपूर्ण चुनाव का भाग्य निर्धारित होगा, तब तक उस देश में लोकतंत्र अच्छी तरह से सफल नहीं हो सकता। तो हमारी राजनीतिक संस्कृति, हमारे राजनीतिक समाजीकरण यह निर्धारित कर देता है कि हम वोट देते हैं, और देते हैं तो क्यों देते हैं, नहीं देते हैं तो क्यों नहीं देते हैं। यह है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। इस प्रकार से तुलनात्मक राजनीति एक ऐसा विषय है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजनीतिक व्यवस्थाओं का, राजनीतिक प्रक्रिया का, राजनीतिक सत्ता का, राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है और एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचता है। तुलना क्यों की जाती है? देखिए, जहां कहीं भी तुलना की बात होती है, तुलना से होता यह है कि अपनी कमजोरियों का पता चलता है, दूसरे की अच्छाई का पता चलता है। यदि दूसरे की अच्छाई अनुकरणीय है, हम उसका अनुकरण करते हैं। यदि हमारे कार्य पालन में, हमारे कार्यकरण में कोई कमी है तो उस कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं और हमेशा अच्छा से अच्छा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। ये चर्चा समाप्त हुई। आपको धन्यवाद।